नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नेपाल सरकार ने युवाओं को भारी विरोध के बाद में सोमवार देर रात सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद संचार मंत्री पृथ्वी गुरुङ ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात मान ली है। हमने सोशल मीडिया ओपन कर दिया है, युवा विरोध बंद कर दे। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रोक हटाने से इनकार कर दिया था। इस प्रदर्शन की अगुवाई जेन ज़ी यानी 18 से 28 साल के युवाओं ने की थी। कल इस विरोध प्रदर्शन में 19 लोग मारे गए थे, जबकि 400 से ज्यादा घायल हुए थे। यूएन मानव अधिकार ऑफिस ने इस हिंसा पर दुख जाहिर किया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज मतदान जारी है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पीएम मोदी ने पहला वोट डाला। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को, इंडिया ने 79 साल के सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनार कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को ब्रिटिश समिट के इमरजेंसी वर्चुअल समिट में शामिल हुए। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के फायदे वाली होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा कि दिक्कतें खड़ी करने और लेन देन को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। व्यापार को हमेशा सुगम बनाना चाहिए। वर्चुअल समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। पहली बैठक में पीएम मोदी शामिल होने की खबर भी थी। इस समिट का मकसद अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई व्यापारिक चुनौतियों पर चर्चा करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही कहा कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज यरूशलेम में मासूम लोगों पर हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है। पूर्वी यरूशलेम में सोमवार को एक बस स्टॉप पर हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। वह दिल्ली से रवाना होंगे। उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने विमान से पठानकोट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री धर्मशाला में आपदा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। यहाँ उन्हें प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने पीएम के आने से पहले तैयारियों का जायजा लिया है। कुलगाम के गुड्डुर जंगलों में सोमवार को हुई मुठभेड़ आज भी जारी है। इस कार्यवाही में अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और सेना के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। इलाकों में और आतंकवादियों की मौजूदगी की आशंका चलते हुए खोज अभियान को तेज कर दिया गया है। दोनों आतंकवादियों की पहचान आमिर अहमद डार और रहमान भाई के रूप में हुई है। आमिर लश्कर-ए-तैयब से जुड़ा हुआ था और सितंबर 2023 से एक्टिव था। वहीं रहमान पिछले कुछ वर्षों से पीर पंजाल रेंज में सक्रिय था और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर माना जाता था। सोमवार सुबह गुड्डुर के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। सेना ने इसे ऑपरेशन गुड्डर नाम दिया है। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह करीब 9 बजे विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में पूरे मॉल को चपेट में ले लिया। इसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब मॉल के आगे लगे शीशे आग की गर्मी से चटक कर गिरने लगे और धुआं बाहर आने लगा। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की है। हालांकि आग ज्यादा फैल जाने से इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। फायर अधिकारियों ने बताया कि आग कपड़ों में फैल गई, जिससे इसे काबू पाने में मुश्किल आ रही है। शीशे भी टूटकर गिर रहे हैं, इसलिए फायरिंग कर्मियों और लोगों को पीछे हटने के लिए बोला गया है। वहीं अब तक किसी की जान का नुकसान की सूचना नहीं मिली है। पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों को छोड़कर अधिकतर स्कूल आज खुल गए हैं। हालांकि अभी बाढ़ का खतरा टला नहीं है। सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में है। पंजाब में नदियां अभी भी उफान पर हैं। लुधियाना में खतरा अभी भी बना हुआ है, जबकि अन्य जिलों में सरकार, प्रशासन एवं समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से टूटे हुए क्षतिग्रस्त बांधों को भरने का काम तेजी से किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। अगले 1 सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि इस दौरान सामान्य बारिश का अनुमान है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।